हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री सीरीज़ क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 8। इससे पहले हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी पूरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ली थी। लास्ट चैप्टर में हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में देखा था, तो वो चैप्टर आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। देन मेक श्योर कि आपने देखी हो, ठीक है। देखो, अगर आपको हिस्ट्री को समझना है स्टार्टिंग से, तो इसका सही तरीका होता है कि आप शुरू से शुरू करो, ठीक है। क्लास 1 से स्टार्ट करो, वरना इतना जार्गन हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी। कोई चीज़ कहीं लगेगी, कोई चीज़ कहीं लगेगी। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से हिस्ट्री लिखी गई है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ कभी ऐड ऑन कर दी है। जिस तरीके से हमारी साइंस है, साइंस में कोई भी चीज़ हम कहीं भी लगा देते हैं, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री को प्रॉपर वे में लिखा गया है, क्रोनोलॉजी में लिखा गया है, तो उसी तरीके से आप पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगी। कोई भी वीडियो स्किप करोगे या कोई भी पार्ट इंपॉर्टेंट स्किप करोगे, देन मेक श्योर कि आपको पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उस एक टॉपिक की नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। मैंने बताया था किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ चाणक्य कौन थे, उनकी मदद से मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, जो कि पूरे भारत में जाके आगे फैल गया अंडर द लीडरशिप ऑफ अशोका। देन ही इवेंचुअली कॉल्ड अशोका द ग्रेट, ठीक है। अशोक की फिर हमने धम्म नीति के बारे में पढ़ा। फिर अशोका के कलिंग वॉर के बाद उनका जो मन एकदम से विचलित हो गया था। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि अब ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी वॉर नहीं करूँगा, देयर विल बी नो देयर विल बी नो ब्लड शेड। इस तरीके की बातें हुई थी, तो वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलेजेस के बारे में, टाउन्स के बारे में एंड ट्रेड के बारे में। हम अब तक हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं रूलर्स के पर्सपेक्टिव से कि कौन रूलर बना, क्या काम कर रहा है। हमने अभी तक कोई ऐसा चैप्टर बीच में नहीं देखा था जिसमें हमें प्रॉपर ये पता लगे कि उस नगर में रहने वाले, उस साम्राज्य में रहने वाले जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो लोग रोज़ अपने काम में क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो एंशंट जो पीपल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। विलेजेस से सिटीज़ कैसे डेवलप हुई हैं, सिटीज़ जब डेवलप हुई तो क्या इंपॉर्टेंट कोई मेजर ट्रेडिंग सेंटर बना कोई सिटी। तो ये सारी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। विलेजेस एंड टाउन्स वर द हार्ट ऑफ लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। तो आप तो कहते हो, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये बात कहते हुए सुनते हो कि ज़िंदगी तो गांव में बसती है, कि अच्छा तो गांव में लगता है। तो हाँ, ये बात सच है, ठीक है, क्योंकि लोग अपने आप को वहाँ से कनेक्ट कर पाते हैं। हमारा कल्चर इस तरीके का रहा है, हम एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहे हैं इस कंट्री में। इस तरीके का नहीं है कि इनके अपार्टमेंट्स अलग बने हैं, उनके अपार्टमेंट्स अलग बने हैं। गाँव में कोई अपार्टमेंट होते हैं? नहीं होते हैं। सारे लोगों के घर बने होते हैं। फेस्टिवल्स पे सब लोग एक दूसरे को आके मिलते हैं, सब लोग मिलजुल के क्या करते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं, घूमते हैं, ठीक है। रिश्तेदार, ये रिश्ते नाते, ये सारी चीज़ें आपको गांव में ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर कोई बात आ जाती है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो मिलजुल के उसका सामना करते हैं। सो द विलेजेस एंड टाउन्स वर द हार्ट ऑफ एंशिएंट पीपल। तो जो गांव थे, विलेजेस थे, और जो धीरे धीरे टाउन्स इवेंचुअली डेवलप हो गए, तो वो वहाँ के रहने वाले लोगों का, एंशिएंट पीपल का हार्ट थे, ठीक है। एक तरीके से दिल बसता था उनका, जान बसती थी उन गाँव में। एंड विलेजेस प्रोड्यूस फूड एंड रॉ मटेरियल। और ये विलेजेस से इन्हें क्या मिलता था? फूड मिलता था, ठीक है। अभी भी आप जो भी फूड प्रोड्यूस खा रहे हो, आप गेहूँ खा रहे हो, रोज़ आटा खा रहे हो, और इतनी सारी चीज़ें खा रहे हो, ये कहाँ से आ रही हैं? सब कुछ गांव से आ रहा है। क्योंकि आप अगर बहुत बड़े किसी शहर में रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी कम हो जाती है कि आप आसपास कोई खेत वगैरह देखो, ठीक है। अगर आप टाउन एरिया में हैं, थोड़े से देहाती एरिया में हैं, तो हाँ, हो सकता है कि आपको आसपास खेत वगैरह देखने को मिल जाए, आपके भी खेत हों, आप वहाँ पे संडे को जाते हों, या फार्म हाउस हों आपके, वहाँ घूमने जाते हो, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। वरना सारे के सारे जो विलेजेस हैं, वहीं से आपको क्या होता है, वहाँ फूड प्रोड्यूस होता है। देन वो फूड कहाँ जाता है? बड़े बड़े सिटीज़ में जाता है, बड़े बड़े टाउन में सप्लाई होकर जाता है, ठीक है। एंड द रॉ मटेरियल्स। और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? गांव में प्रोड्यूस होते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कोई भी कच्चा सामान जिसको कहते हैं। अब कच्चा सामान का मतलब क्या है? देखो, आप बिस्किट खाते हो, ठीक है। बिस्किट किसका बनता है? आपको आटे का बनता है। आटा कहाँ से आता है?
गांव से आता है। क्यों? क्योंकि गांव में क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, जिन खेतों में क्या किया जाता है, गेहूं की खेती की जाती है। तो जो गेहूं हो गया वो क्या है, रॉ मटेरियल हो गया हमारा, ठीक है। और जो बिस्किट आप खा रहे हो आपके हाथ में, वो एक फिनिश्ड गुड हो गया, मतलब प्रॉपर बन गया, बहुत सारी प्रोसेसेस से गुजर के वो निकला है जो हमारा आटा था, और वो लास्ट में किस में कन्वर्ट हो गया, बिस्किट में कन्वर्ट हो गया। तो जो रॉ मटेरियल था वो हमें कहाँ से मिला? ऑब्वियस सी बात, हमें वो गांव से मिला, ठीक है। इस चीज़ को आप देखो। टाउन्स ग्रू एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो विलेजेस से थोड़े बड़े टाउन थे, ठीक है, टाउन एरिया थोड़े जो बड़े होते हैं विलेजेस से, यहाँ पे प्रॉपर मार्केट होता है, गांव के लोग अपना जो फूड प्रोड्यूस होता है वो टाउन्स में बेचने आते हैं। टाउन में बड़े बड़े क्या होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जो उनसे उनका फूड प्रोड्यूस खरीदते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, टाउन्स ही डेवलप हुए थे। आज आप जितनी भी सिटीज़ देखते हो अपने आसपास, आगरा है, जयपुर है, जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ की अगर आप बात कर पाते हो, तो वो सब क्या थी, पहले गांव थे। हर जगह पहले गांव ही थे, कोई बड़ा सेंटर नहीं था सिटी का, कोई बड़ी कोई चीज़ नहीं थी, सारी चीज़ गाँव में होती थी। गांव से ही सारी चीज़ कहाँ आती थी, शहर में आती थी। एंड द टाउन ग्रू एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट। और इसी तरीके से जो टाउन एरिया था उनमें क्या होने लगा, क्राफ्टिंग का काम होने लगा, ठीक है। क्राफ्ट्स पर्सन आने लगे वहाँ, तरीके के काम करने लगे। कोई ब्लैक स्मिथ था, कोई पॉटर था, कोई उसमें ट्रेडर था, कोई टॉयज़ का काम किया करता था। तो डिफरेंट डिफरेंट काम लोग क्या करते थे और अपने तरीकों को ऐसी सस्टेन किया करते थे। समझ में आया यहाँ तक चीज़ें? एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और टाउन से इवेंचुअली क्या बना, एज अ सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाउन से ही, जब हमने जनपद के बारे में पढ़ा था, तो जनपद ही क्या कहलाए थे, टाउन्स कहलाते थे, ठीक है। और उन्होंने वो जनपद जो थे वहाँ से ही क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था पूरे एरिया का। जिस भी एरिया का वो राजा था, उस पूरे एरिया को कौन एडमिनिस्टर किया करता था, उस पर्टिकुलर एरिया का राजा, जो कि उस पूरे एरिया में जो टाउन था जिसको हम कहते थे विलेजेस से ग्रो हुआ था, तो वहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट होती है। ट्रेड लिंक इंडिया टू द डिस्टेंट लैंड। और ट्रेड ने क्या किया, इंडिया को दूर दराज देशों से क्या करवाया, मिलवाया। अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा लोग देखते हो, या फिर आज भी इंडिया में देखते हो, इतने लोग बाहर गए हैं, इतने सारे लोग अमेरिका में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, पूरी दुनिया में भारत के लोग फैले हुए हैं। तो ये भारत के लोग गए कैसे, ठीक है, इन सारी जगह पहुँचे कैसे, क्या काम किए इन्होंने, कैसे किए, तो वो क्या होता है, वो ट्रेड के थ्रू गए। एक मिनट, ये क्या हुआ, तो क्या हुआ कि ये लोग ट्रेड के थ्रू गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमने जब दूसरे लोगों से ट्रेड किया तो हमें वहाँ जाना पड़ा, देन हमें उनकी लैंड के बारे में पता लगा, अच्छा ये देश भी है। आपको मैंने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन बताई थी, उसके बारे में डिटेल में स्टडी की थी हमने, तब मैंने बताया था किस तरीके से ट्रेड उस टाइम भी था। मेसोपोटामिया से उन लोगों का ट्रेड था, जो कहाँ थी, सेंट्रल एशिया के रीजन में थी, ठीक है। एंड इट लिंक्स इंडिया टू डिस्टेंट लैंड, ये हमने पढ़ ही लिया है कि ये क्या करता था, जो ट्रेड होता था, ट्रेड से जो इंडिया थी, इंडिया को पूरे और भी दूर दूर के देश दराजों से लिंक करता था, कौन, ट्रेड। लाइफ इन विलेजेस। अब हम पढ़ेंगे कि गांव में ज़िंदगी होती कैसी थी, गांव के लोग रहते कैसे थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। देखो विलेजेस में सब कुछ होता है गाँव में। हाँ, वो बात अलग है कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है, साइंस इतना डेवलप नहीं कर पाता है, लेकिन आप अगर एक चीज़ देखोगे तो गांव में हर चीज़ मिल जाती है आपको, खाने से लेकर पहनने से लेकर हर चीज़ होती है वहाँ पे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ह्यूमंस के लिए, खाना, हवा, पानी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ तो गांव में होती हैं। तो इसीलिए गांव को सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बोला जाता है। उन्हें किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। गांव वाले लोग कभी बैठे नहीं रहते हैं कि दूसरे शहर से उनके लिए खाना आएगा देन वो खाएंगे, नहीं, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, और जो उनके पास एक्स्ट्रा होता है वो पूरा कहाँ करते हैं, टाउन में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। टाउन वाले लोग बैठे रहते हैं कि गांव से खाना आएगा, गांव वाले लोग कभी भूखे नहीं बैठे रहते हैं कि टाउन से उन्हें कुछ खाना आएगा, ठीक है। तो फार्मर्स क्या करते हैं विलेजेस में, कल्टीवेटेड क्रॉप्स, वो क्या करते हैं, क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं, उनका काम ही है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका, क्रॉप प्रोडक्शन है, ठीक है। और विलेजेस की इकोनॉमी पूरी तरीके से किस पे डेवलप होती है, एग्रीकल्चर पे होती है, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग कौन होते हैं, किसान होते हैं। वीट, राइस, शुगर केन, किसकी खेती करते हैं, वीट की खेती करते हैं, राइस की खेती करते हैं, शुगर केन की खेती करते हैं, ठीक है।
एंड द क्राफ्ट्समैन भी होते हैं गांव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किसान मिलेंगे, क्राफ्ट्स पर्सन भी मिलेंगे जो पॉटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो बर्तन बनाते हैं, ठीक है। वीवर्स होते होंगे, जैसे कि वीवर्स किसे कहते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, हाथों से बुनते हैं, ठीक है। और जो चारपाई वगैरह आपने देखी है जो जूट की बनाई जाती हैं, जो उसको बुनते हैं, उनकी भी बुनाई होती है गाँव में, ठीक है। कारपेंटर्स एंड ब्लैक स्मिथ, ये सारे लोग कहाँ होते हैं, गाँव में होते हैं। ये अपने गाँव में काम करते हैं और फिर अपना जो प्रोड्यूस होता है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है बना बना के, वो टाउन में जाके सप्लाई करते हैं, वहाँ बेचते हैं और वहाँ से कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। एंड द एग्रीकल्चरल सरप्लस सपोर्टेड टाउन एंड ट्रेड, और जो उनका एग्रीकल्चर सरप्लस होता था, जो एग्रीकल्चर उनके पास एक्स्ट्रा होता था, जो वो एक्सपोर्ट कर दिया करते थे या तो टाउन्स में या फिर दूसरे सिटीज़ में, जिससे क्या होता था, वहाँ के लोग सस्टेन करते थे, सर्वाइव करते थे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है तमिल रीजन संगम एज। देखो जिस तरीके से महाभारत एज है और ये रामायण एज है, उसी तरीके से साउथ इंडिया में संगम एज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है। ये पार्टिकुलर एक रीज़न की बात करते हैं, एक टाइम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ बताया कि किस तरीके से वहाँ राइस, पेपर और स्पाइसेस की खेती हुआ करती थी और लोग इन सारे प्रोड्यूसेस को कहाँ, शहर में एक्सपोर्ट किया करते थे, जो एक्स्ट्रा हो जाया करता था। ऐसा नहीं है कि उनके पास है नहीं खुद खाने को और फिर भी उन्होंने शहर में भेज दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता था। जब उनके पास एक्स्ट्रा होता था, सरप्लस होता था, देन वो तभी उसको शहर में एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इनकम, अब इनके सोर्स क्या होते थे इनकम के, कहाँ से पैसे आते थे, ठीक है। तो लिटरली सोर्सेज, सॉरी मैंने इनकम पढ़ लिया, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की है कि हमारे पास इनके बारे में जानने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। हमें कैसे पता कि विलेजेस की लाइफ ऐसी थी, हमें कैसे पता कि टाउन की लाइफ ऐसी थी, या फिर ट्रेड रूट्स ऐसे थे या ट्रेड सेंटर्स ऐसे थे, हमें इन सब के बारे में कहाँ से पता लगा। तो लिटरेरी सोर्सेज में हम देखेंगे क्या है, लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है बुक्स के थ्रू। मैंने बताया था यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई थी, पेपर डेवलप हो गया था, और पेपर, हमारा जो पेपर है प्रेजेंट डे, ऐसा पेपर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो डिफरेंट तरीके से जो एंशिएंट टेक्निक होती थी उससे पेपर का फॉर्मेशन होता था। तो लिटरेरी सोर्सेज में हम संगम लिटरेचर को देखते हैं, ठीक है। ये कुछ 8th सेंचुरी BCE में लिखा गया था संगम लिटरेचर। यहाँ पे जैसे कि इसमें तमिल के बारे में ज़्यादा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये तमिलनाडु रीजन में लिखा गया था, और जो तमिलनाडु आप प्रेजेंट डे देखते हो वो उस टाइम बहुत बड़ा था, ठीक है। मतलब उसका रीजन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, आंध्रा का, मैसूर, कर्नाटक, ये सारे नाम थे उनके। तो अभी पार्टिकुलर एक टेरिटरी आप देखते हो कि इतना इतना हिस्सा तमिलनाडु का है, इतना केरला का है, तो ऐसा कुछ नहीं होता था पर्टिकुलर टाइम में। वहाँ पे राजा होते थे, वो राजा जितना एरिया जीत लेते थे उसको अपनी टेरिटरी में मिला लेते थे, फिर जीत लेते, फिर मिला लेते थे। तो इस तरीके का एक सिस्टम चलता था कंटिन्यू, ठीक है। एंड द बुद्धिस्ट जाटक, संगम लिटरेचर हमें बहुत बड़ा ग्रंथ है, एक किताब है जिससे हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता लगता है जो साउथ इंडिया के हैं, और बुद्धिस्ट जाटक से पता लगता है। बुद्धिस्ट में क्या, जाटक क्या है कि जातक कथाएं हैं, मतलब कि इसमें बताया गया है कि बुद्धा के इनकारनेशन के बारे में बताया गया कि बुद्धा ने बुद्ध बनने से पहले बहुत सारे जन्म लिए थे। उस जन्म में कभी बुद्धा शेर हुआ करते थे, किसी में घोड़ा हुआ करते, किसी में हाथी हुआ करते थे। तो इन सारी कहानियों में बुद्ध को सेंटर में रखते हुए भी आसपास की चीज़ों को कवर किया गया है कि तब लोग ये काम करते थे, तब लोग वो काम करते थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लिटरेरी सोर्स बन जाता है कि बुद्धिस्ट के साथ साथ हमें क्या है, आसपास के रीजन की इकोनॉमी के बारे में लिखा है, उसमें उसमें ट्रेड के बारे में लिखा है, कल्चर के बारे में लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उस इन्फॉर्मेशन का पता लगता है कि लोकल लोगों की लाइफ कैसी थी, जो जो पीपल लिखना नहीं जानते थे, जो पीपल पढ़ना नहीं जानते थे, उनकी लाइफ को उन लोगों ने लिखा है जो ये सारे काम जानते थे। समझ गए। एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज देखेंगे, हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या मिले हैं, मतलब हमने जब खुदाई की है तो उसमें हमें क्या क्या मिला है जिसके बारे में हम इनकी लाइफ को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले तो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बहुत सारे। हम नॉर्थ इंडिया में इंस्क्रिप्शंस का यूज़ करते थे, पत्थर पे, मेटल्स पे, कॉपर प्लेट्स पे हम लिखाई करते थे हर चीज़ की, ठीक है। तो साउथ इंडिया में भी तो डेवलपमेंट हुए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि साउथ इंडिया वाले हर चीज़ से अनअवेयर हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, या फिर हमें
हमें भी अपना कुछ कल्चर लिखना चाहिए, हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। ये सारी सारी चीज़ें जब उनके दिमाग में आई तो उन्होंने भी इंस्क्रिप्शन पे क्या किया, लिखना शुरू किया। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगती हैं, कॉइन्स के थ्रू पता लगती हैं। वहाँ के सिक्के, जो राजा होते थे वो अपने नाम के सिक्के चलवाते थे, ठीक है। जिस राजा के नाम के सिक्के हमें बहुत ज़्यादा मिले हैं तो इसका मतलब ये है कि वो राजा कैसा था, पावरफुल था, उसके टाइम की इकोनॉमी बहुत पावरफुल थी। पोट्री के बारे में हमें पता लगता है कि किस तरीके के लोग बर्तन यूज़ किया करते थे, कैसे रहा करते थे, किस तरीके की सिमिलैरिटीज़ हैं नदन पॉटरी में और सदर्न पॉटरी में, ये सारी चीज़ें हैं। स्कल्पचर भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। स्कल्पचर का मतलब होता है जो आप दीवार पे पेंटिंग वगैरह कर देते हो, या फिर आप उसको कटिंग वटिंग करके एकदम से ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर जब दीवार पे बना देते हो तो उसको हम स्कल्पचर कहते हैं। आपने ये सारी चीज़ें ना मोस्टली मंदिर में देखी होंगी। जो मंदिर होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन पे स्कल्पचर बने होते हैं, उनकी दीवारों पे कृष्ण के या फिर उनकी दासियों के बहुत सारे क्या बने होते हैं, पिक्चर्स बने होते हैं। पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इन्हीं सबको स्कल्पचर कहते हैं, जिनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे, क्या दिखते थे, क्या सोचते थे। एंड द ट्रैवलर्स अकाउंट, और हमें पता लगता है कि ट्रैवलर्स जो यहाँ पे एडवेंचरस ट्रैवलर्स थे या फिर जो लोग ट्रेड करने यहाँ आते थे, उन लोगों ने भी इस पूरी कंट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। जहाँ किसी पोर्ट में के बारे में लिखा है उन्होंने कि वो किसी जहाज़ से उतरे तो उन्होंने देखा यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। फिर जब तक उनके सामान लोड होता था या फिर जो उनके मर्चेंट्स होते थे, जब तक वो ट्रेड किया करते थे एरिया से, तब तक वो पूरा एरिया घूम लिया करते थे, लोकल राजा से मिल लिया करते थे, उनसे बात किया करते थे। तो इस तरीके से, और जो भी चीज़ वो क्या करते थे, बात करना चाहे कुछ और, उसको वो नोट डाउन कर लिया करते थे, ठीक है। कि आज हम यहाँ गए, हमने ये देखा, राजा ने हमसे ये कहा, राजा हमसे प्रसन्न हुए, हमें गिफ्ट के तौर पे ये दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे लिए बहुत मेजर एक अकाउंट बन जाते हैं एंशिएंट इंडिया को जानने के लिए। तो यहाँ से आपको सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पता लग गया ना कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें इन लोगों की लाइफ के बारे में पता लगा है, ठीक है। यहाँ तक आपका डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने विलेजेस का स्ट्रक्चर पढ़ा, विलेजेस की हमने इकनॉमी के बारे में पढ़ा, किस तरीके से उनकी इकनॉमी काम करती है और उन सब के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है। ये सारे सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं और आपको समझ में आ भी गए होंगे। आ गए हैं ना? बिल्कुल आ गए हैं, ठीक है। तो विलेजेस से थोड़ा टाउन की ओर चलते हैं। चलो भैया आप शहर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे टाउन्स कैसे थे उस टाइम में, जब ये सब महाजनपद चल रहे हैं, जनपद चल रहे हैं बीच बीच में। तो ये टाउन्स की एंट्री होती है, कौन कौन से बड़े बड़े टाउन थे और बड़े बड़े टाउन बन कैसे रहे हैं और उनमें हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। देन द टेम्पल टाउन ग्रू अराउंड बिग टेम्पल्स, दैट इज मदुरई एंड थंजावुर। देखो टेम्पल टाउन्स क्या होते हैं। टेम्पल टाउन्स का मतलब होता है किसी बड़े मंदिर के आसपास धीरे 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 सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो जाए और इवेंचुअली क्या हो, एक परमानेंट सेटलमेंट बन जाए पूरे एरिया में, तो उसको हम टेम्पल टाउन कहते हैं। जैसे कि मदुरई में है और थंजावुर में है। आप नीचे देखो, इमेजेस मैंने लगाए हुए हैं, एक ही लगाई है। इसमें ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो बिग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये एक टेम्पल है, ठीक है। जो आप आर्किटेक्चर की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे जो मंदिर होते हैं नॉर्थ में, वो मोस्टली इस टाइप के होते हैं, जैसे पिलर्ड मंदिर होते हैं, ठीक है। ऐसी छत पड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में क्या है कि मंदिरों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरीके के मंदिर बनाए जाते हैं और इवेंचुअली क्या होता है, इसके आसपास धीरे 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 बाय द टाइम यहाँ पे सेटलमेंट्स होने लगते हैं, लोग अपने घर बनाने लगते हैं, फिर और लोग अपने घर बनाने लगते हैं, फिर एक ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। रिलीजियस पर्पस के साथ साथ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन जाता है ये पूरी जगह। तो इन सारे इस तरीके के जो टाउन हैं उनको हम टेम्पल टाउन कहते हैं, जैसा कि हमें मदुरई और थंजावुर में देखने को मिलता है। अब देखो ये जो टेम्पल टाउन्स है वो एक दिन में तो बन नहीं गए। क्या होता था,
कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया और मुझसे 4 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा गांव है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, करीब 4,000 की आबादी के लोग रहते हैं और ठीक ठाक है, मतलब कि प्रॉस्पेरस है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है। तो उसमें से वो सारे लोग रोज़ दर्शन करने आते हैं उस मंदिर पे जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो रोज़ वहाँ दर्शन करने आते हैं, वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन लेकिन वो ये सारा सामान अपने गांव से लेकर आते हैं और वहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं। तो गांव में जो फूल बनाने वाला है उसने सोचा कि मैं यहाँ पे फूल बेचता हूँ, क्यों ना मैं मंदिर के पास जाके वहाँ बैठ जाऊँ दूर मंदिर से, और लोग वहाँ से आके मुझसे फूल खरीदें। इससे लोगों को आसानी हो जाएगी, लोगों को मेरे घर तक नहीं आना पड़ेगा, और दूसरा क्या होगा, मुझे बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। जिसकी नज़र मुझ पे नहीं पड़ेगी, जिसको माला लेके नहीं जानी है, जब मुझे अपने सामने दिखेगा कि हाँ मुझे माला भी मंदिर में लेके जानी है, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लोग क्या करेंगे, खरीदना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से वो आने लगा। अब कोई एक ऐसा तो व्यक्ति है नहीं कि जिसके दिमाग में ये आइडिया आया होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में हो सकता है ये इस तरीके का आइडिया आया हो। देन वो सारे लोग क्या हुए, उन लोगों ने धीरे धीरे, किसी ने टोकरी बनाने वाले ने, किसी ने फूल माला बेचने वाले ने, किसी प्रसाद बेचने वाले ने, सब ने धीरे धीरे अपनी वहाँ पे दुकानें क्रिएट कर ली। इससे क्या हुआ, इकोनॉमी डेवलप हो गई, ठीक है, ट्रेड हो रहा है, ठीक है, लोग अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ ला रहे हैं, वहाँ पे आसपास क्या कर रहे हैं, ट्रेड करने लगे हैं। फिर इन लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, धीरे 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 धीरे, किसी ने, एक ने घर बनाया, फिर दूसरे ने घर बनाया, तीसरे ने, तो पूरे मंदिर के आसपास जो लोग ट्रेड कर रहे थे उन सारे लोगों ने अपने घर भी बना लिए अब। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो जो मंदिर था वो टाउन बनता चला गया, ठीक है। पहले उसको सिर्फ मंदिर मंदिर बोला जाता था, वो सिर्फ मंदिर नहीं रहा, वो एक प्रॉपर टाउन बन गया है। तो इस तरीके से डेवलप हुई टेम्पल टाउन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल आप मदुरई और तंजावुर को दे सकते हो। आप इनके नाम को अगर गूगल पे सर्च करोगे, दे आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन साउथ इंडिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, रहने लगे हैं, अपने सेटलमेंट्स बनाने लगे हैं, पूरी इकनॉमी बना ली है, ट्रेडिंग सेंटर्स बना लिए हैं ये मंदिर के आसपास, ठीक है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या होते हैं, सेंटर्स ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। जिन जगह पे जो रूलर्स होते थे, राजा होते थे, उनके मंत्री संतरी होते थे, जो जिस जगह पे बैठ के पूरे प्रदेश को राज्य करते थे, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहते हैं, ठीक है। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली अंग्रेज़ों से, तो तब दिल्ली में उनकी कैपिटल थी, उनके हटने के बाद हमें कैपिटल कहीं और शिफ्ट कर लेनी चाहिए थी, मतलब क्यों ना हम कहीं और रहते आराम से वहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता है। दिल्ली बीइंग द मोस्ट नोन और प्रेस्टिजियस प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स ने इसको अपनी कैपिटल बनाया था, तो वो एक लेगेसी थी जो चलती आ रही थी सदियों से, इसी को ही कैपिटल बनाया। तो बाद में लास्ट में जब हम लोग ब्रिटिशर्स से फ्रीडम हमें मिल गई, इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त, तो क्या हुआ उसके बाद कि हमने उसी को ही अपनी कैपिटल चुनी, क्योंकि बहुत सारी जो मेजर बिल्डिंग्स थी सब वहीं के वहीं बनी हुई थी। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो, पार्लियामेंट की बात कर लो, जितने भी मंत्री थे, जितने भी लोग थे, सबकी बिल्डिंग्स वहाँ बनी थी। तो आपको लगता है कि ऐसी बिग बिल्डिंग को, ऐसी बिग सिटी को छोड़ के उन्हें कहीं और शिफ्ट होना था? और जो लोगों के दिलों में है, लोगों के मन में हमेशा से भरा है कि तुम्हारी कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली है, तो उसको हटा के एकदम कहीं और शिफ्ट कर सकते थे हम? बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो ये क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं वो किसी एक दिन में नहीं बनते, 2 दिन में नहीं बनते, ये सालों से बनते आते हैं, ठीक है। आपने पाटलिपुत्र के बारे में देखा था कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर 281 बीसी में वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ 281 बीसी और कहाँ 2025, आज तक वहाँ की कैपिटल क्या है, पटना है, वहाँ से शिफ्ट नहीं की गई है। सोचो कितनी बड़ी हमारे लिए ये है, एक एक लेगेसी है। हमें पता होना चाहिए कि पटना क्यों कैपिटल है, क्योंकि जब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होने लगता है, राजा बैठते हैं, तो राजा कई सारे स्ट्रक्चर बनवा देते हैं, राजा बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवा देते हैं, चाहे खुद के लिए हो, पर्सनल यूज़ के लिए हो, चाहे पब्लिक यूज़ के लिए हो, चाहे ऑफिशियल्स के लिए हो। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आसानी से छोड़ा नहीं जाता और बाद में चल के यही हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखेगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कैसे बनते हैं, जहाँ से राजा और उनके मंत्री संतरी पूरे प्रदेश को रूल करते हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन देखो कौन से हैं,
अगर मैं अपने स्टेट की बात करूँ, मैं यूपी से हूँ, तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या है, लखनऊ है। मध्य प्रदेश का भोपाल है, ठीक है। और राजस्थान का क्या है बताओ, जयपुर है, ऑब्वियस सी बात है। और आप किस स्टेट से हो और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन सा है, प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं देखूंगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो टाउन्स है वो कैसे डेवलप हुए और प्रेजेंट डे कौन कौन से हैं, दिल्ली है, कन्नौज है। तो ये सब क्या हुआ, इस तरीके से डेवलप हुए, ठीक है। अब हम देखेंगे पोर्ट टाउन क्या होते हैं। ये पोर्ट का मतलब क्या होता है, देखो पोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे एक नदी बहती है, ठीक है, वहाँ पर जो टाउन एरिया होता है उसके किनारे बसा हुआ, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और ट्रेड किससे करते हैं, नाव से ट्रेड करते हैं, शिप से ट्रेड करते हैं। और इन्हीं सारे व्हीकल्स जो वाटरवेज होते हैं उन सब से जब ट्रेड करते हैं तो वो एक पोर्ट सिटी कहलाई जाती है, पोर्ट सेंटर कहलाया जाता है। क्योंकि सबसे वहाँ पे आप जितने भी अगर बात करें, आप देखते हो इतने बड़े बड़े शिप होते हैं, वो कहाँ उतरते हैं, तो कोई ना कोई तो जगह उतरते होंगे, वो सारे लोग माल वहाँ से लोड करते होंगे, देन उसको पहुँचाते होंगे, वो जिस रीजन में पहुँचता होगा वो भी पोर्ट होता होगा। तो इस तरीके से पोर्ट टाउन धीरे धीरे डेवलप हो गए एंड दे लिंक इंडिया विद अदर कंट्रीज। और इन तरीके के जो पोर्ट टाउन होते थे ये क्या करते हैं, ये इंडिया को दूसरे देशों से लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसमें सूरत है, मछलीपट्टनम है, कावेरी पट्टनम है। तो ये सारे क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी रहे हैं हमारे एंशंट इंडिया की। ये आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ क्या रही क्या बनी आगे चल के। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोर्ट टाउन्स कैसे बने, कैसे डेवलप हुए और पोर्ट टाउन्स किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मार्केट टाउन्स, ट्रेड सेंटर्स वेयर गुड्स वर बॉट एंड सोल्ड। देखो मार्केट टाउन का मतलब ये होता है कि जो आज प्रेजेंट डे टाउन है उस जगह पे बहुत टाइम पहले मार्केट हुआ करता था। मैं अगर अपने लोकल एरिया की बात करूँ तो जहाँ मैं रहती हूँ वो एक टाउन है, ठीक है। लेकिन पहले जब मेरे पापा बताते हैं कि ये सिर्फ मार्केट हुआ करता था, यहाँ पे कोई सेटलमेंट्स नहीं थे, कोई घर नहीं बना था, आसपास के लोग यहाँ पर आके क्या किया करते, अपना सामान बेचा करते थे। जैसे होते ना जो उन्हें क्या बोलते हैं पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे एकदम एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा, जो अपने खेतों का प्रोड्यूस लाते हैं और एक दूसरे को बेचते हैं। हाँ, मंडी, मंडी कहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी मंडी लगती थी, हमारी लोकल भाषा में उसको मंडी कहते हैं। तो यहाँ पे मंडी लगा करती थी इन अनाज वगैरह की, तो वो सब यहाँ ट्रेड किया करते थे। फिर धीरे 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 यहाँ पे क्या हुआ, घर बनने शुरू हो गए, लोगों ने अपने घर बनाए, फैमिलीज ले आए। तो इस तरीके से फिर डेवलप हुए मार्केट टाउन। तो मार्केट टाउन समझ में आ गया आपको कैसे डेवलप हुए। पोर्ट टाउन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, पोर्ट टाउन किसे कहते हैं एंड हाउ दे डेवलप, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बारे में बता दिया, टेम्पल टाउन्स के बारे में बता दिया। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना समझ पाओ, ठीक है। सब कुछ ईजी है, हम बस नॉर्मल लोगों की लाइफ पढ़ रहे हैं जनपद और महाजनपद के टाइम में, उनके रीजन में। देन हम नेक्स्ट देखेंगे टेम्पल टाउन। अच्छा, हर चीज़ को अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे। टेम्पल टाउन्स वर नॉट ओनली द रिलीजियस सेंटर्स बट ऑल्सो सेंटर ऑफ लर्निंग। तो देखो जो टेम्पल्स होते थे उस टाइम के, बहुत पुराने टाइम में चले जाओ एकदम से, हाँ ब्लैक एंड वाइट वाले में चले जाओ, तो उस टाइम जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूजा नहीं होती थी, वो सेंटर्स थे किसके, लर्निंग के। आपने गुरुकुल के बारे में पढ़ा होगा, मठ के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, और पाठशालाओं के बारे में थोड़ा सुना होगा। तो ये जो सारी चीज़ें थीं वो आसपास जो मंदिर होते थे उनके आसपास ही पढ़ते थे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे जो मंदिरों में पुजारी होते थे, जो स्पेशली ब्राह्मण्स होते थे जिनको संस्कृत की नॉलेज थी और भी भाषाओं की नॉलेज थी, जिन्होंने वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, तो यहाँ पर वो क्या करते थे, जो बच्चे आते थे, ठीक है, जो बच्चों को एनरोल कराते थे इन स्कूल्स में, तो वो उनको पढ़ाया करते थे कि हमारे वेदों में ये लिखा है, जिंदगी, तो ये सब चीज़ पढ़ाया करते थे। और आगे चल के ये मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें भी जब डेवलप हो गई तो ये सारी चीज़ें भी इनके करिकुलम में ऐड ऑन होती हैं। देखो आपने प्रेजेंट डे मदरसों के बारे में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। मदरसे में क्या होता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये मदरसे कैसे ओन करता है, कैसे बनते हैं, तो मैं बता रही हूँ। मस्जिद होती है जहाँ पे सारे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो मस्जिद में ही जो मौलवी होते हैं, मौलवी, हाँ मौलवी ही कहते हैं इनको, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं,
ठीक है, वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पर। और वो इसी तरीके से वहाँ स्कूल सा बन जाता है एक। तो वैसे ही हमारे हिंदू ट्रेडिशन में होता था पहले। हम लोग भी क्या करते थे, अपने बच्चों को और इन सारे लोगों को पढ़ाया करते थे इन सारे पाठशालाओं में, इन गुरुकुल में, जो मंदिर के आसपास डेवलप होते थे। एंड द इकोनॉमिक हब रिसीव लैंड डोनेशन एंड द टैक्सेशंस। और ये इकोनॉमिक हब भी बन गए थे, जो टेम्पल्स थे, टेम्पल टाउन्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लैंड को बहुत ज़्यादा रिसीव करते थे। जो महान राजा होते थे, वो मान लो कृष्ण के भक्त हैं, तो वो कृष्ण के नाम पर बहुत सारी ज़मीन दान कर दिया करते थे कि इस पूरी ज़मीन में आप क्या करो, कृष्ण जी को हम दान कर रहे हैं, यहाँ पे उनके ये सेटल वो बनाओ, मंदिर वगैरह बनाओ। ठीक है। और फिर क्या होता है, टैक्स भी लोग देते थे इसको। और दान वगैरह तो आज भी चलता है, आपने देखा है बड़े बड़े मंदिरों में कितनी बड़ी बड़ी दान पेटियां रखी रहती हैं, लोग अपनी स्वेच्छा से उसमें दान देते हैं। तो इस तरीके के अभी भी चीज़ें चलती हैं, और ये चीज़ें अभी से नहीं है, बहुत पहले टाइम से डेवलप होती आ रही हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है थंजावुर। थंजावुर साउथ इंडिया में पड़ता है, आप उसको एक बार गूगल पे देखना जाके, पूरा मैप ये जो मैंने नीचे डाला है ना आपको, उस वहीं का इमेजेस है, इसमें देख लो। और भी चीज़ें आप वीडियो वगैरह देख लेना प्रॉपर, तो वहाँ पे किसी ने एक्सप्लोर किया होगा इन मंदिर वगैरह को जाके, तो उनका आर्किटेक्चर देखना। देखो मंदिर का शेप देख रहे हो आप, इस तरीके के मंदिर है जो हमारे यहाँ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने इतने मंदिर विजिट किए हैं, मुझे इस तरीके के स्ट्रक्चर वाले मंदिर नॉर्थ इंडिया में तो नहीं मिले हैं। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र घूमने गई थी, देन वहाँ मुझे 2 मंदिर ऐसे दिखे थे जो इस तरीके के बने थे। मतलब वहाँ पे इन्फ्लुएंस था इस आर्किटेक्चर का, जो इस तरीके के मंदिर बने थे। और वो मेरी लाइफ में फर्स्ट था कि मैंने ऐसा मंदिर देखा। मतलब मैं देखती रह गई, इतना ऊंचा मंदिर है, उस पे सारे मतलब कृष्ण जी बने हुए थे, गोपियाँ नाच रही थी, शेर बने थे, हिरन बना, जंगल बना। बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था उस, मतलब अच्छा लगा मुझे देख के। तो इसके एग्जाम्पल हैं टेम्पल टाउन्स के, थंजावुर है, बृहदेश्वर टेम्पल है, बिल्ड बाय राजा राज चोला। तो जिस तरीके से आपने देखा था नॉर्थ इंडिया में मौर्यंस का बहुत बड़ा एम्पायर था, उसी तरीके से लेटर पीरियड में चोला डायनेस्टी का बहुत बहुत बड़ा एम्पायर था। ये जो चोलास थे वो बहुत पावरफुल लोग थे, ठीक है। मतलब ये महारत थी ना घोड़ों में, और ये जब लड़ाई लड़ते थे ना, तो पूरे रीजन को उन्होंने कैप्चर कर रखा था। और इनकी हिस्ट्री भी बहुत ग्लैमरस है, इनकी हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। हर चीज़ में एक वीडियो में नहीं बता सकती, हर चीज़ में एक चीज़ में उसमें हौच-पौच हो जाएंगी चीज़ें, आप फिर रिलेट नहीं कर पाओगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ें मुझे बताने की होंगी मैं वो तभी बताऊंगी जब वो चैप्टर से रिलेटेड होगा, वो चैप्टर में आप समझोगे। अभी अगर मैं चोला की हिस्ट्री पढ़ाने बैठ जाऊँ तो आप भूल जाओगे कि आप मॉरियंस की हिस्ट्री पढ़ रहे हो और मॉरियंस के टेम्पल और आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हो। ठीक है। तो वो चीज़ें हम लेटर के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री इन टाउन। इंडस्ट्रीज कैसी हैं टाउन में, क्राफ्ट्स कैसा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। टाउन बिकेम फेमस फॉर देयर स्पेशलाइज क्राफ्ट। जो टाउन्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए किसी एक चीज़ में। किस चीज़ में? देखो, अगर आप प्रेजेंट डे बात करो, मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ की ये चीज़ बहुत फेमस है, ठीक है, वहाँ की वो चीज़ बहुत फेमस है, तो फेमस का मतलब क्या है? फेमस का मतलब ये है कि वहाँ के जो पर्टिकुलर लोग हैं वो उस काम को बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, चाहे फिर उनके दादाजी हुए, दादाजी के भी पापा हुए, उनके पापा हुए, वो लोग वहाँ से वो काम करते आ रहे हैं। और ये काम करते 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 स्पेशलाइजेशन आ गया है वहाँ पर। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ ताले बनाने के लिए बहुत फेमस है, तो ये ताले कल परसों से नहीं बनने लगे, न बनने लगे कि 1 साल से 2 साल से, हज़ारों साल से वहाँ बनते आ रहे हैं। दूसरा, राजस्थान में आप चूड़ियों के लिए राजस्थान बहुत फेमस है, बहुत 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 ज़्यादा फेमस है। आपके अगर उसमें रील्स वगैरह आती हो ना, तो राजस्थान में चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। गुजरात का कपड़ा बहुत फेमस है, गुजरात के कपड़े का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं पूरे कंट्री में हमारे। ठीक है। तो हर जगह की कोई ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। लखनऊ चिकनकारी कारीगरी के लिए बहुत फेमस है। कुर्ती वगैरह आती है ना जिसपे कपड़े का ही प्रिंट होता है, उसको चिकनकारी कड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो वो लखनऊ में बहुत ज़्यादा होता ही है ये वाला काम। तो इस तरीके से जो स्पेशलाइजेशन हो गया किसी काम में, तो उसके लिए भी टाउन्स जाने लगे कि इस टाउन में ये काम बहुत अच्छा होता है। अब जैसे कि मान लो आप हो, आपसे मैं कहूँ कि आप ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूड़ियाँ मेरे लिए ढूंढ के लाओ, तो बहुत ज़्यादा एक सटीक चीज़ ये हो जाएगी कि आप ट्रेन पकड़ोगे राजस्थान के लिए, वहाँ के मार्केट में घूमोगे और वहाँ से चूड़ियाँ लाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाकी के पूरे देश में चूड़ियाँ कहाँ से जाती हैं, राजस्थान से बन के जाती हैं। और बनती तो छोटी मोटी जगह पे हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती हैं
बनती हैं वो राजस्थान में बनती हैं। तो इस तरीके से टाउन्स अपने अपने स्पेशलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने लगे, अपना नाम दर्ज कराया, हम ये बना लेते हैं, हम वो बना लेते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं। एंड टेक्सटाइल, और कुछ कुछ टेक्सटाइल के लिए फेमस हो गया, जिस तरीके मैंने गुजरात का नाम लिया अभी। तो टेक्सटाइल में क्या है, कॉटन है, सिल्क है, मुस्लिन है, इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, टाउन इनसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए और फेमस हो गए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई अच्छे से कि किस तरीके से कुछ कुछ टाउन अपनी कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। उसी तरीके से कुछ टाउन जो थे वो मेटल वर्क के लिए फेमस हो गए, कहीं ब्रॉन्ज की चीज़ें बहुत अच्छी बनती थी, आयरन की, गोल्ड ज्वेलरी, और कोई कोई जो साइट्स थी या कोई कोई इंडस्ट्री ऐसी जगह पे लगी थी जहाँ पे पोट्री का काम होता था, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जहाँ पे बनते थे। तो वहाँ से उन्होंने क्या, अपने ही रीजन का रिकग्निशन पाया। क्यों? क्योंकि पार्टिकुलर जगह पे वो चीज़ बनाई जा रही है, वहाँ के लोग हजार सालों से वो वाला काम कर रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली से आप उनके रिलेटिव्स ले लो, पूरा टाउन उसी एक काम के लिए जाना जा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी आ जाती है उनके अंदर, ठीक है। एंड द गिल्ड्स ऑर्गेनाइज क्राफ्ट्समैन एंड द ट्रेडर्स, और जो गिल्ड्स होते थे, श्रेणीज, देखो श्रेणीज किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, जो लोग ट्रेड करते हैं, मर्चेंट्स के ग्रुप होते हैं, वो इनको क्या करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे ट्रेडर्स को एंड क्राफ्ट्स पर्सन को, ताकि वो उनके लिए ये काम करें, उनके लिए सारी चीज़ें बनाएं। तो यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई। कोई ऐसा है नहीं आप जो ना समझ पा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपके दिमाग से जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक है। ट्रेडर्स के बारे में हम देखेंगे, ट्रेडर्स की क्या राय है। ट्रेडर्स एंड गिल्ड्स क्या होते हैं। ट्रेडर्स फॉर्म ग्रुप कॉल्ड श्रेणीज और गिल्ड्स। जो ट्रेडर्स होते थे अपने, वो क्या करते थे, ग्रुप्स बना लिया करते थे अपने, कोई एक आएगा तो उसको तो बीच में लुटेरे लूट लेंगे, उसका सामान वामान लूट लेंगे, ठीक है। तो ये लोग ना बड़े बड़े ग्रुप में चलते थे, मतलब करीब करीब बता रही हूँ 50 100 200 लोग इकट्ठे ऊंट पे, हाथी पे, घोड़े पे बैठ के चलते थे, और दूसरे दूसरे प्रदेश में जाके वहाँ से ट्रेड किया करते थे और इकट्ठे आया करते। इनके साथ साथ इनके वेपन्स भी रहते थे, बाई चांस इनको किसी ने लूट लिया तो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। और यहाँ से वो राजा जो जिसके रीजन से ये गुजरते थे, उस राजा को ये टैक्स देते थे इस बात का कि राजा उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, उनके नगर से जब ये गुजरेंगे तो कोई इन्हें लूटेगा नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं। एंड द गिल्ड्स वर्क लाइक बैंक गेव लोन्स प्रोटेक्टेड ट्रेडर्स। और जो गिल्ड्स थे, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स ग्रुप थे, वो ना छोटे मोटे लोगों को ना वो दिया करते थे, लोन दिया करते थे, ठीक है। एंड द प्रोटेक्टेड ट्रेडर्स, और इससे क्या होता था, ट्रेड को प्रोटेक्ट किया करते थे। अब मान लो वो कहीं बहुत ज़्यादा ये बड़े बड़े ज़मींदार हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं, और वहाँ उनका फेवरेट कोई मिल गया और वो वहाँ पे काम कर रहा है, उसने बताया कि हमारा काम इसलिए रुक गया है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये उनको पैसे प्रोवाइड कर दिया करते कि आप पैसे की बात मत करो, आप काम मत रुकवाओ, अपना काम करते रहो, हम आपको पैसे दे देंगे और जब आपको मुनाफा हो जाएगा तो उसमें से हमारा पैसा वापस कर देना। तो ये इस तरीके से आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हो ना, जैसे अडानी है, अंबानी है, तो ये कैसे बने हैं, ऐसे ही बने हैं ये, धीरे धीरे, इनने एक दिन में पूरा खड़ा नहीं कर लिया था, इनके बाप दादा छोड़ के गए हैं, वो बेचारे पहले ऐसे ही किया करते थे। आपने MDH मसाले वालों को तो बहुत अच्छे जानते हो, पता है उनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये तांगा पे मसाले बेचते थे अपने, और अब देखो उनका पूरा दुनिया भर में मसाले खाए जाते हैं इंडिया से। एंड गिल्ड्स वर्क लाइक बैंक, ये पढ़ा दिया मैंने, लोकल रीजनल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क फ्लरिश। और इस तरीके से जब लोग आने जाने लगे तो लोकल लेवल पर और रीजनल लेवल पर और बहुत बड़े डिस्टेंस लेवल पर ट्रेड इस तरीके से फ्लरिश होने लगा, आगे बढ़ने लगा। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी सारे लोगों को कि ट्रेडर्स क्या काम करते थे, गिल्ड्स किसे कहते हैं, समझ में आ गया ना, आ जाना चाहिए। पोर्ट्स एंड ओवरसी ट्रेड। अब हम पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, पोर्ट्स कैसे डेवलप हुए और उनका जो लिंक था, उनका जो ट्रेड था वो दूर दूर देशों से कैसे स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, क्या काम किया उन्होंने ऐसे जिससे दूर वाले देश भी उनसे ट्रेड करना शुरू हो गए। इंडियन पोर्ट्स कनेक्टेड विद अरेबिया, रोम, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो इंडियन पोर्ट्स थे वो कनेक्ट हुए बड़े बड़े देशों से, जिनमें अरेबिया नाम आता है, रोम का नाम आता है, चाइना का आता है और साउथ ईस्ट एशिया से होता है, क्योंकि नाव है, नाव में लोग जा रहे हैं, ट्रेड रूट्स धीरे
धीरे धीरे उन्हें पता लग गए हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें ये लोग मिलेंगे, वहाँ से हमें ये लेकर आना है। तो इस तरीके से ट्रेड भी धीरे धीरे डेवलप होते लगा। ठीक है, लोगों को समझ में आने लगा कि किस तरीके से नाव चलानी है और कौन से सीज़न में नाव चलानी है, हवा की दिशा के तरफ हमें नाव चलानी है। तो इस तरीके जब डेवलप हो गए उन्होंने थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, तो पोर्ट को भी उन्होंने आगे तक ले गए, आगे बढ़ाया। एंड द मेजर एक्सपोर्ट, तो वो क्या एक्सपोर्ट करते थे, कौन सी ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो वो एक्सपोर्ट करते थे? इसमें था स्पाइसेस, सबसे ज़्यादा जो था वो था मसाले, क्योंकि भारत के मसाले पूरे दुनिया भर में फेमस हैं, आज भी फेमस हैं और पुराने टाइम में भी फेमस रहे हैं। ठीक है, मसाले यही जो इलायची हो गया, काली मिर्च हो गई, धनिया पाउडर हो गया, ये सब बहुत फेमस था हमारे, अभी भी फेमस है और उस टाइम भी बहुत फेमस था। और ज़्यादातर लोग मसालों में ही ट्रेड किया करते थे इंडिया से। एंड पर्ल्स, पर्ल्स का वही मोती, टेक्सटाइल, ये कॉटन, जूट, ये टेक्सटाइल हो गए, इवोरी, पेपर, पेपर तो बहुत फेमस है, काली मिर्च जिसको कहते हैं। एंड ये हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब है हम अपने देश से बाहर ये चीज़ बेचते थे। और हमारे देश में बाहर से क्या आता था, तो गोल्ड आता था, क्योंकि हमारे पास गोल्ड की इतनी खदानें हैं नहीं, जितना छोटा मोटा गोल्ड है कर्नाटका की ओर से हमें मिलता है। ठीक है, बाकी सिल्वर हम मंगाते हैं बाहर से, वाइन, वाइन भी पीने लगे थे, बुद्धि ख़राब हो गई थी। सिल्क, सिल्क वगैरह है जो हमने प्रोड्यूस नहीं किया, हमें नहीं पता था, सिल्क प्राइमरली चाइना में प्रोड्यूस होता था। तो ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट किया करते थे, बाहर वाले देशों से हम मंगाया करते थे। इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कावेरी पट्टनम, अ फेमस पोर्ट ऑफ चोला। और ये जो बहुत बड़ा जो ट्रेडिंग पोर्ट बनता है उसका एक एग्जाम्पल है कावेरी पट्टनम। आप जाना और अपने मैप में गूगल में सर्च करो कावेरी पट्टनम कहाँ है, क्योंकि मुझे पता है कावेरी पट्टनम कहाँ है, लेकिन मैं ये देखना चाह रही हूँ आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो और नहीं पढ़ते हो, और मुझे बताना कि पोर्ट कौन से स्टेट में तुम्हें दिखा और इसकी लोकेशन क्या थी। ठीक है, और उसके आसपास की कोई एक फेमस चीज़ भी बताना मुझे। तो कावेरी पट्टनम समझ में आ गया, चोला के टाइम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये ट्रेडिंग सेंटर बन गया था, पोर्ट सिटी बन गई थी। तो इस तरीके से पोर्ट्स का यूज़ होता था ओवरसीज़ ट्रेड के लिए। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कॉइन्स एंड ट्रेड की बात करेंगे, किस तरीके से कॉइन्स चलते थे और ट्रेड किस में होता था, क्योंकि अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में तो हमने बार्टर सिस्टम को देखा था कि बार्टर सिस्टम कर रहे हैं लोग आसपास, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, प्रीशियस चीज़ों की उन्होंने डिस्कवरी नहीं कर पाई है। लेकिन अब तक क्या है, अब तक इन्होंने बहुत एडवांसमेंट अचीव कर ली है, राजा ने भी नगर में सिक्के लगवा दिए हैं, चला दिए हैं। देखो मैंने एक बार बताया था एक वीडियो में कि मुझे खेलते हुए मिट्टी में सिक्का मिला था, मैं सच बोल रही, वो सिक्का कुछ ऐसा ऐसा दिखता था। ये सिक्के पड़े रहा, इन्हीं के स्ट्रक्चर का एक सिक्का था, वो फेंक दिया मैंने, छोटी थी छोटे मिला था, देखा, खेला थोड़ी देर और फेंक दिया उसको। बट अब लगता है कि हाँ भाई वो पुराना सिक्का होगा, पता नहीं कब का कहाँ का। तो कॉइन्स वर यूज वाइडली फॉर ट्रेड, तो जो कॉइन्स थे, इस तरीके के सिक्के थे, वो बहुत यूज़ हुआ करते थे पूरे ट्रेड में। ये लोग कॉइन्स में ही ट्रेड किया करते थे, इनका ऐसा नहीं था कि वो तुमसे ले लिया या तुम्हें दे दिया। हीरे मोती में ट्रेड किया करते थे, हीरे जवाहरात हो गए। ठीक है, और इन सारी चीज़ों में ये ट्रेड किया करते थे। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इशू बाय किंग डायनेस्टीज एंड ट्रेडर्स, तो जो वहाँ के राजा होते थे, कोई कोई राजा जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होता था तो गोल्ड के सिक्के चलवाता था अपने देश में, अपने नगर में, कोई सिल्वर के सिक्के चलवाता था, कोई कॉपर के चलवाता था। तो इस तरीके से अलग अलग डायनेस्टी ने अपने अलग अलग सिक्के चलवाए, उन सिक्के पे किसी किसी का नाम लिखा होता था, किसी किसी के फ़ोटो लगे होते थे, तो वो चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। एंड द रोमन कॉइन्स फाउंड इन साउथ इंडिया, जो रोमन कॉइन है वो साउथ इंडिया में मिले हैं, प्रूफ ऑफ इंडो रोमन ट्रेड, और ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से इंडिया वालों का ट्रेड था रोमन से। अगर हमें रोमन के सिक्के यहाँ नहीं मिले होते मान लो, तो हमें कैसे पता लगता कि भारत के लोगों का ट्रेड उनके साथ है? या तो कहीं लिखा होता, मेंशन होता लिटरेरी सोर्सेज में, और हमें लिटरेरी सोर्सेज में भी लिखा है कि ट्रेड होता था, ऊपर से हमें कॉइन्स भी मिल गए रोम के, तो एक प्रॉपर हमने थ्योरी स्टैब्लिश की कि हाँ इन लोगों के बीच में क्या होता था, ट्रेड होता था। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखेंगे फेमस टाउन ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के कौन कौन से बहुत ज़्यादा फेमस टाउन थे, उन फेमस टाउन में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या काम किया, वो सारी चीज़ें हम इस आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो जैसे कि थंजावुर है, थंजावुर एक टाउन था। उरैयूर, हाँ उरैयूर लिखा है, उरैयूर टाउन था। सूरत था, मछलीपट्टनम था। तो ये सारे क्या हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं जो कहाँ बने हैं, हमारे साउथ इंडिया के टाउन्स की बात हो रही है इनमें पार्टिकुलरली, और ये किसी ना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है।
कोई जो टाउन है आपकी टेम्पल टाउन के नाम से फेमस है, कोई कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, कोई ओवरसीज ट्रेड के लिए फेमस है और कोई पोर्ट फॉर द ईस्ट कोस्ट के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो थंजावुर है वो एक टेम्पल टाउन में डेवलप हुआ था। टेम्पल टाउन कैसे डेवलप हुआ ये दोबारा मत पूछना, क्योंकि मैंने बता दिया है कि मंदिर के आसपास जब लर्निंग सेंटर्स बढ़ने लगे, लोग ने इकोनॉमी वहाँ स्टार्ट करी, तो धीरे धीरे लोग ने वहाँ लर्निंग सेंटर्स के साथ साथ ट्रेडिंग सेंटर्स बना लिए और इस तरीके से डेवलप हुए टेम्पल टाउन। ठीक है। और थंजावुर था वो चोलास की कैपिटल सिटी थी। ठीक है। चोला की हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आप देखोगे चोलास कितने पावरफुल थे और उनका रीजन बहुत प्रॉस्पेरस था। ठीक है। उस टाइम ये ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा चला। तो थंजावुर जो सिटी हमें देखने को मिलती है, दिस वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास। उरैयूर की अगर हम बात करेंगे, वॉज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल। ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, चाहे वो सिल्क हो, कॉटन हो, चाहे कोई और चीज़ हो। ठीक है। सूरत में क्या फेमस था, इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर ओवरसी ट्रेड। तो जो सूरत जगह है आप गुजरात में देखते हो, आज भी यहाँ से क्या है, पूरी देश दुनिया भर के लोग आते हैं, ट्रेड करते हैं, उनका सामान उतरता है, हमारा लोड होता है, देन हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खेलते हैं सूरत पे। मछलीपट्टनम वॉज अ मेजर पोर्ट ऑन सी ईस्ट कोस्ट। मछलीपट्टनम एक बहुत ही मेजर पोर्ट है ईस्ट कोस्ट पे। मछलीपट्टनम बता दिया मैंने, ईस्ट कोस्ट पे कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है। थोड़ा वर्क आप भी करो। ठीक है। हर चीज़ मैं बता दूंगी तो आपके अंदर से ना क्यूरियोसिटी वाली और वो होता है ना, एक जिद्दी होना चाहिए दिमाग, वो सब आदतें चली जाएंगी। यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया कि अभी भी कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि हर चीज़ को अच्छे से मैंने समझाया है। तो की फीचर्स देखेंगे ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया में। लोकल, रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क कैसे हमने इस्टेब्लिश किए। पहले हम लोकली ट्रेड क्या करते थे, ट्रेड आपस में ट्रेड कर लिया करते थे। फिर हमारी लोकल से लड़ाई हो गई तो हमने थोड़ा अपने रीजन को एक्सपेंड किया, गाँव से बाहर गए ट्रेड करने के लिए। और इवेंचुअली हमने इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप किया। मतलब हम सिर्फ अपने ही देश में ट्रेड क्यों करें, जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम दूसरे देश में जा सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ ट्रेड कर सकते हैं, तो क्यों ना हम वहाँ जाएं, घूमें और ट्रेड करें। जब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में तो मार लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। ठीक है। कभी ये नहीं छोड़ना चाहिए कि छोड़ो छोड़ो पे फिर छोड़ो ही हो जाता है। श्रेणीज गिल्ड सपोर्टेड क्राफ्ट्स एंड ट्रेड। और जो श्रेणीज थे जिन्हें हम गिल्ड्स कहते हैं, गिल्ड्स किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को कहते हैं। ये लोग क्राफ्ट्स पर्सन को और छोटे मोटे जो काम करने वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, उनको लोन वगैरह दे दिया करते थे इस तरीके से। एंड द पोर्ट्स कनेक्टेड इंडिया टू द वर्ल्ड। और ये जो सारे पोर्ट्स के बारे में आपने पढ़ा अभी, ये सारे पोर्ट्स क्या करते थे, इंडिया को पूरे दुनिया के साथ कनेक्ट किया करते थे। समझ में आया ना। मतलब कि आप अगर प्रेजेंट में देखोगे तो बहुत ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई हैं। हर कोस्ट पे इतने पोर्ट बने हुए हैं, कोई कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। यहाँ तक कि इतना ट्रैफिक हो गया है हमारे सी में या फिर ओशंस में कि आप कोई देख ही नहीं सकते, कोई इसकी टेरिटरी से निकल रहा है, कोई सामान लोड कर रहा है, क्रूज जाने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती हैं वर्ल्ड में। हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी भी ट्रेड चल रहे होंगे। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड्स चल रहे होंगे, पोर्ट सिटीज़ पे लोग काम कर रहे होंगे और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग भी आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। एंड द पोर्ट कनेक्टेड एग्रीकल्चरल सरप्लस सपोर्टेड क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स। और जो एग्रीकल्चर सरप्लस होता था, जो चीज़ एक्स्ट्रा होती थी, चाहे वो फूड प्रोडक्शन में हो गया, चाहे रॉ मटेरियल में हो गया, चाहे वो टेक्सटाइल में हो गया, उसको हम क्या करते थे, उसको एक्सपोर्ट किया करते थे दूसरे नेशंस को। दूसरे नेशन इसको ले जाया करते थे, देन उनकी इकोनॉमी ग्रोथ करती थी और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती थी। उन्हें जिस चीज़ की कमी है वो हमसे ले जा रहे हैं, हमें जिस चीज़ की कमी है वो हमें दे जा रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रेड होता है दोनों तरफ से। ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से चैप्टर हमने पढ़ लिया है। हाँ, तो देखो एक इसका क्विक रिकैप देख लेंगे कि इसका क्विक रिकैप कितना है, क्या है, कितना कुछ हमने पढ़ लिया है। जस्ट अ मिनट। तो इसमें विलेजेस के बारे में देखेंगे तो हमने गांव के बारे में क्या पढ़ा था, दे आर द सेल्फ सफिशिएंट फार्मिंग एंड क्राफ्ट्स। तो विलेजेस में क्या डेवलप हुआ था, सेल्फ सफिशिएंट फार्मिंग एंड क्राफ्ट। क्योंकि गांव में खेती होती है, गांव के लोगों को कभी भी खेती के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन खेती सबके पास होती है। गांव में जितने लोग होते हैं सबके पास, चाहे छोटे हों या बड़े हों, लेकिन खेत सबके पास होते हैं। तो गांव वाले तो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं और क्राफ्ट का काम करते हैं। क्राफ्टिंग में चाहे वो पोर्ट
पॉटरी बना है, चाहे वो ब्लैक स्मिथ हों, चाहे वो कारपेंटर हों, इस तरीके के सारे काम कहाँ होते हैं? विलेजेस में होते हैं। एंड द टाउन आर द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो टाउन्स होते थे वो क्या होते? सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते थे। वहाँ राजा बैठते थे, राजा के जो ऑफिशियल्स हैं जिन्हें मंत्री कहते हैं वो बैठते थे, राजपुरोहित बैठते थे। ये सारे लोग जिस जगह बैठते थे वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे, बड़े बड़े महल बने हुए हैं आज भी। तो उन सारी जगह पे उन सब जगह को क्या डेवलप कर दिया गया? लेटर टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। एंड द गिल्ड्स एंड पोर्ट्स प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड। तो किस तरीके से जो गिल्ड्स थे और जो पोर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेड में। उनने कितनी मदद की ट्रेड को फ्लरिश करने में, इंडिया का नेटवर्क इंडिया से आउटसाइड वर्ल्ड में कनेक्ट करने की, ये सारी चीज़ हमने देखी। इंडिया हैड रिच ट्रेड लिंक विद द वर्ल्ड। तो इंडिया के जो ट्रेड लिंक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं? रिच रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं और दूसरे देशों के साथ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बता दी हैं। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसा भी, क्योंकि डाउट आया तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि बहुत समझने की इसमें चीज़ थी नहीं, टेक्निकल कोई चीज़ ऐसी होती नहीं कि आपको थीटा गामा लामा लगाना पड़े इसमें और समझना है। हिस्ट्री है भाई, मज़े से पढ़ो, ठीक है, सिंपल तरीके से पढ़ो। आज जिस टाउन में रह रहे हो वो डेवलप कैसे हुआ? सिंपल है। यहाँ पे या तो कोई मार्केट रहा होगा, पहले पूछना अपने बाबा जी से, दादाजी से, पापा यहाँ पे क्या था पहले। थोड़ा क्यूरियस बनो, ठीक है, चीज़ों को जानो। तो ये चीज़ें। और मार्केट जाया करो भाई, घूमा करो। कब घूमोगे? छोटी उम्र से घूमना शुरू कर दो, लाइफ बहुत छोटी है। तो घूमो फिरो, देखो चीज़ें कैसे डेवलप हुई हैं। और जो प्रेजेंट डे आप इतने सारे ग्रोथ देखते हो, इतनी टेक्नोलॉजी देखते हो, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हो, अंबानी को देखते हो, ठीक है, तो ये कहाँ से आए, कैसे आए भाई, क्या काम किया उन्होंने, इनके बाबा दादा क्या करके छोड़ गए हैं, वो सब पढ़ो, वो सब जानो। जस्ट नो योर कंट्री। हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग और वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तो बहुत मजे आएंगे हिस्ट्री पढ़ने में। एंशिएंट इंडिया आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, बट मिडल इंडिया, ओहो गजब। तो वो चीज़ पढ़ना, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो बने रहना मेरे साथ इस चैनल पे। हम पहले 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे, देन 2nd क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, और इस डायरेक्शन में हम 12th तक के सारे एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे, देन स्टैंडर्ड बुक्स, और बाद में लास्ट में हम जो भी हैं सब बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई अगर डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं उसको पर्सनली एड्रेस करूँगी, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मुझे बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी अभी बिल्कुल, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।